नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने आपसे बताया था कि हम जो है ग्रामीण विकास की शुरुआत करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह एक नया सब्जेक्ट है। लेकिन इस नए सब्जेक्ट को आसानी से किस तरीके से आपको परोसा जाए कि आप जो है इसमें अपने आप को सहज महसूस कर सके, वही करने का हम प्रयास करेंगे। मित्रों, आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया हमारा मोटिवेशन करने के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी लाइक की संख्या ही हमें और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा और हम अपना 100% बेस्ट देने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे। ग्रामीण परिवेश के क्षेत्र में जो भी चीज़ें, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, तो उसके बारे में अवश्य जानते होंगे कि गांव किस तरीके से होता है और गांव की संरचना किस प्रकार से होती है। आज इस वीडियो में विशेष करके हम बात करेंगे लेखपाल के बारे में। मित्रों, लेखपाल के बारे में और गाँव स्तर के जितने महत्वपूर्ण अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप लेखपाल बनने जा रहे हैं और ग्रामीण परिवेश के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाएंगे तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शुरुआत हम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों से, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम बता दें आपको कि लेखपाल शब्द जो है, लेखपाल शब्द हमारे यहाँ पर प्रचलित नहीं था। यह जो लेखपाल साहब होते थे, इस लेखपाल को पहले क्या कहा जाता था? पहले जो है पटवारी के नाम से जाना जाता था। ये जो पटवारी होते थे, पटवारी शब्द का पहली बार प्रयोग जो है शेरशाह सूरी ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पटवारी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी 1980 में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है। आप सभी लोग जानते हैं मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद चौधरी चरण सिंह जी की सरकार जो है 6 महीने के लिए बनती है और चौधरी चरण सिंह जी ने इस पटवारी शब्द को हटा करके लेखपाल शब्द कर दिया, ठीक है। इस विषय से आप एकदम अवगत हो जाइए कि लेखपाल को सबसे पहले पटवारी का नाम किसने दिया था? तो शेरशाह सूरी ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिया था। 1980 में चौधरी चरण सिंह जी, जिन्हें किसानों का नेता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसानों का नेता किसे कहा जाता है? तो चौधरी चरण सिंह को कहा जाता है। उन्हीं की जन्मदिन 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने 23 दिसंबर का जन्मदिन जो उनका है उसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और यही चौधरी चरण सिंह जी ने लेखपाल शब्द लाया था, ठीक है। तो लेखपाल शब्द आप ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेखपाल के अलावा हमारे जो ग्रामीण परिवेश होता है उसमें एक महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है, जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने लिखा है, कुछ चीज़ मैं पीडीएफ के रूप में आपको दूंगा। देखिएगा, बीडीओ के बारे में आप अवगत होंगे। बीडीओ को कहा जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। जिस तरीके से आपके गांव के ऊपर जो होता है उसे ब्लॉक कहा जाता है। मतलब कि आप सभी लोग समझिएगा, एक जिला होता है, जिले के अंदर तहसीलें होती हैं, तहसील के अंदर ब्लॉक होता है और ब्लॉक के अंदर गांव होता है। आप सभी लोग जानते हैं जिले का जो मुख्य अधिकारी होता है, चाहे वो राजस्व अधिकारी हो चाहे जैसा अधिकारी हो, वह जो है डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। उसके बाद हम तहसील लेवल पे आते हैं। तहसील लेवल पे जो जिले का तहसील का मुख्य अधिकारी होता है वो क्या होता है? तहसीलदार होता है, जो राजस्व की कार्रवाई करता है। तहसीलदार राजस्व की कार्रवाई के लिए प्रमुख होता है। अगर तहसील का प्रमुख कहा जाए तो एसडीएम होता है। लेकिन उसके नीचे अगर आप आएंगे तो जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे बीडीओ कहा जाता है। जब बीडीओ के नीचे अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नीचे आप गांव की श्रेणी में आएंगे तो गांव का जो सर्वोच्च कर्मचारी होता है उसे जो है हम लेखपाल के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो खंड विकास अधिकारी होता है, इनकी जो नियुक्ति होती है मित्रों, इनकी नियुक्ति जो है पीसीएस की परीक्षा से होता है, खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है। तो खंड विकास अधिकारी का काम क्या होता है? यह जो है लेखपाल के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं उनका निरीक्षण करना जो है खंड विकास अधिकारी का कार्य होता है। लेखपाल के बारे में बात करूं, यहां पे मैंने लेखपाल लिखा है और यहां पे मैंने लिखा है लेखपाल कौन होते हैं जो आप बनने जा रहे हैं। गांव स्तर का एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे लेखपाल कहा जाता है। गांव स्तर का सबसे छोटा जो कर्मचारी होता है उसे जो है क्या कहा जाता है? लेखपाल कहा जाता है। मैं आपको लेखपाल के लिए एक रोचक तथ्य बता दूं। लेखपाल पुराने समय में 1906 ईस्वी से पहले, कब? 1906 ईस्वी के पहले ये जो लेखपाल होते थे, ये लेखपाल गांव का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव का लेखपाल बना दिया जाता था। मतलब उस समय क्या कहा जाता था? इन्हें पटवारी कहा जाता था। ये क्या करते थे? गाँव में जितने भी चिट्ठी पर्चा आता था, गाँव के जितने भी भू अभिलेख होते थे, ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है, उसका एक रिकॉर्ड रखते थे और इन्हें जो पैसा दिया जाता था, यह पैसा जो है गाँव के लोगों के द्वारा ही दिया जाता था, जिसका काम
काम ये करते थे वही लोग इन्हें पैसा देते थे। ठीक है, 1906 के बाद इस लेखपाल साहब को, अर्थात उस समय जो तत्कालीन पटवारी थे, इन पटवारियों का पैसा जो है अंग्रेजों ने देना प्रारंभ किया था। 1906 से पहले ये गांव के लोग ही इन्हें पैसा देते थे। ठीक है, तो लेखपाल के बारे में आप सभी लोग जान गए होंगे। गांव स्तर का सबसे छोटा जो ग्रामीण सरकारी कर्मचारी होता है उसे क्या कहा जाता है? लेखपाल कहा जाता है। अब लेखपाल के कार्य के बारे में हम आपको एक पीडीएफ दे रहे हैं, उस पीडीएफ को पढ़िएगा और हम जो है आपको पढ़कर सुनाते भी हैं। ठीक है, सबसे पहले लेखपाल के कार्य के बारे में लिखा गया है, लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांवों की खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं। ठीक है, जिन्हें भू अभिलेख कहा जाता है। यदि कोई किसान अपनी जमीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसे जानकारी उपलब्ध करवाता है। पहला हेडिंग हो गया। दूसरा हो गया, लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट कर लेता है। खेत का एक गाटा संख्या भी होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि आप अगर गांव से होंगे तो खेत का एक गाटा संख्या होता है, जो गाटा संख्या लेखपाल जो है अपने पास सुरक्षित रखता है। हर एक व्यक्ति को अपने खेत की जो है गाटा संख्या नहीं पता होती है, तो वो अपने हल्के मतलब अपने गाँव के लेखपाल से संपर्क करता है। ठीक है, और भी कई सारे कार्य हैं लेखपाल के पास प्रत्येक गाँव का नक्शा होता है। ठीक है, इस नक्शे में गाँव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार, मकान आदि अंकित होते हैं, या किसका मकान है यह भी यहाँ तक अंकित होता है। ठीक है, इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत के नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी रहती है। लेखपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों की नाप करे और तथा कमी बेशी को नक्शे में अंकित करे। लेखपाल का यह कर्तव्य होता है कि हमारे गांव में दो गुटों में झगड़ा हो जाता है एक मेड़ को लेकर के, तो लेखपाल का यह कर्तव्य होता है कि हर एक वर्ष खेतों की जाँच करे, जाँच पड़ताल करके किसी की खेत अगर कम हो रहा है तो उसे खेत जो है उसे वापस दिलाने का काम करे। ठीक है, किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान में लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो शब्द मैंने लिखा है जमाबंदी, यह शब्द आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसे नोट डाउन किया है। किसान के स्वामित्व की कृषि भूमि का विवरण एक ही रजिस्टर में, ध्यान रखिएगा, एक ही रजिस्टर, ये जो जमाबंदी होता है ये रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर होता है जिसमें किसानों की स्वामित्व की जितनी भी कृषि भूमि होती है उसका विवरण दिया जाता है, और इसी रजिस्टर को क्या कहा जाता है? जमाबंदी कहा जाता है। ठीक है, तो जमाबंदी शब्द से आप प्रचलित मतलब की जानकारी आपको हो गई होगी कि जमाबंदी होता क्या है। ठीक है, इसकी दो प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक प्रति जो है लेखपाल साहब खुद अपने पास रखते हैं और एक प्रति जो है तहसील में जमा कर दी जाती है, जो जमाबंदी होती है। जैसे आपके पिताजी या आपके दादाजी के नाम कोई बड़ी सी एक कृषि योग्य भूमि रही होगी, तो आपके दादाजी के नाम जो कृषि योग्य भूमि रही होगी उसका एक विवरण तैयार किया गया होगा, जो आपके पिताजी में बटा होगा, अब आपके पिताजी से आप में बटेगा। लेकिन आपके दादाजी के नाम जो कृषि योग्य भूमि थी उसे जो है एक रजिस्टर में लिखा गया होगा, और उस रजिस्टर को एक प्रति तहसील में जमा की गई होगी और एक प्रति जो है लेखपाल अपने पास रखता है। ठीक है, यही जमाबंदी होती है। समझ में आ गया? उसके बाद होता है प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष में इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख दिया जाता है। प्रत्येक 4 वर्षों में इसका नवीनीकरण होता है। यदि इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या अपनी जमीन को कोई किसी को बेच देता है तो वह सारी चीज़ें इस जमाबंदी में विवरण मतलब कि लिख दिया जाता है, जिससे आगे की प्रक्रिया आसानी से चलती रहे। ठीक है, आजकल जमाबंदी का कार्य जो है कंप्यूटर से किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर से इसका काम अब होने लगा है। इससे कम समय में ही किसान अपनी भूमि संबंधी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। बहुत ही आसानी से आप खसरा खतौनी निकाल सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेखपाल तहसील से आदेश का कागज प्राप्त होने पर अभिलेख की प्रतियां प्रमाणित करेगा, डाक तहसील को भेजेगा। ठीक है, लेखपाल भूमापक नक्शों का निरीक्षण तथा संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख, लगान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन अधिकारी के आदेशानुसार तैयार करेगा। जो भी उसके ऊपर वाले अधिकारी आदेश देंगे कि आपको इस तरीके से काम करना है, वह लेखपाल वैसे ही काम करेगा। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है, जिसे घाटा संख्या कहा जाता है। इस क्रमांक को खसरे के नाम से जाना जाता है। उसी क्रमांक को जो है खसरा भी कहा जाता है। ठीक है, लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों की जानकारी को इस खसरा में दर्ज करता है। इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाता है। ठीक है,
अब हम आपको बता देते हैं लेखपाल जहां पे काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है। एक शब्द यूज किया जाता है, आप इसे जानिएगा, हल्का। ठीक है, लेखपाल जहां पे काम करता है उसे हल्का कहा जाता है। अभी हल्का क्या होता है, एक लेखपाल के अंडर में 2, 3, 4 गांव होते हैं, उन 2, 3, 4 गांवों को एक संयुक्त रूप से मिला करके कहा जाता है हल्का। जहां पर लेखपाल की नियुक्ति होती है उसके समस्त जो भी उसके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसे जो है उसका हल्का कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लेखपाल का हल्का इसे कहा जाता है। अपने हल्के के ग्रामों के लिए खतौनी तैयार करता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शब्दों को लेकर के आपके मन में थोड़ी सी शंका चल रही होगी कि खसरा और खतौनी होता क्या है। मैंने खसरा भी बताया कि लेखपाल ही तैयार करता है और खतौनी भी लेखपाल ही तैयार करता है। तो इसका विवरण यहाँ पे मैंने लिखा है, खतौनी और खसरा, इसे आप स्पष्ट कर लीजिए। ये जो मित्रों खतौनी होता है, एक खतौनी जो है आपके पूरे परिवार का एक विवरण होता है। इस परिवार में आपके दादाजी का नाम लिखा होगा, उसमें आपके पिताजी, चाचा जी, सबका नाम लिखा रहेगा। ये पूरा क्या होता है, खतौनी होता है। खतौनी में पूरे परिवार का विवरण होता है। और इस चीज को ध्यान रखिएगा, खतौनी में 13 खाना होते हैं। ठीक है, आपको खतौनी में कभी दिखा दूंगा खतौनी में कितने कॉलम होते हैं, तो 13 खाने होते हैं। उसके बाद जो एक खसरा होता है मित्रों, एक खसरा पार्टिकुलर एक व्यक्ति का होता है। पार्टिकुलर एक व्यक्ति का जो कागजात बनाया जाता है कृषि का, उसे खसरा कहा जाता है। इस खसरा में जो है 22 खाने होते हैं। इसे आप सभी लोग अवगत हो जाइए अच्छे तरीके से। खतौनी में पूरे परिवार का विवरण होता है, खसरे में किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा बोई गई वर्ष की फसली योजनाओं का विवरण होता है। ठीक है, खसरा और खतौनी को संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, खसरा और खतौनी को संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख कहा जाता है। और इस चीज को आसानी से ध्यान रखिएगा, खसरा में जो है ज्यादा खाने होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा पूरे साल भर में बोई जाने वाली फसलों का उसमें विवरण दिया जाता है। इस वजह से उसमें ज्यादा खाने होते हैं, अर्थात उसमें 22 खाने होते हैं। और परिवार की जो पूरे परिवार की खतौनी बनाई जाती है, उस खतौनी में कम खाने होते हैं, क्योंकि उसमें जो है पूरे वर्ष फसलों की योजनाओं का विवरण नहीं दिया जाता है। इस वजह से उसमें कितने खाने होती हैं, 13 खाने होती है। ठीक है, खतौनी में 13 खाना, खसरा में 22 खाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक शब्द मैंने लिखा है, एक शब्द ध्यान रखिएगा, दाखिल और खारिज। इस शब्द को आसानी से ध्यान रखिएगा, दाखिल खारिज क्या होता है। मित्रों, आप जब कहीं से आप खेत खरीदते हैं, तो खेत खरीदने के बाद जैसे कि आपने मोहन से खेत ले लिया, जब आप मोहन से खेत ले लेते हैं तो जो मोहन के नाम खेत होगा, मोहन का नाम वहां से खारिज कर दिया जाएगा। खारिज का मतलब क्या होता है, खारिज का मतलब होता है हटा दिया जाता है। मोहन कुमार का नाम हटा करके हमारा नाम नितिन उपाध्याय, हमने मोहन कुमार से खेत जो है अपने नाम कराया है, हमारा नाम नितिन उपाध्याय है, तो मोहन का नाम खारिज कर दिया जाएगा और नितिन उपाध्याय का नाम जो है यहाँ पे दाखिल कर दिया जाएगा। दाखिल का मतलब क्या होता है, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जोड़ दिया जाएगा। हटाना, खारिज करना, अर्थात मोहन कुमार से नितिन उपाध्याय ने जमीन खरीदी तो मोहन कुमार का नाम जो है खारिज कर दिया गया और उनके स्थान पर उनके जो स्वामित्व की जमीन थी वह नितिन उपाध्याय के नाम क्या हो गई, दाखिल हो गई। महज एक समझाने के लिए है दाखिल खारिज होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने एक नीचे लिखा है, तहसील स्तर का जो राजस्व का प्रशासनिक अधिकारी होता है मित्रों, वह तहसीलदार होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, तहसीलदार केवल राजस्व स्तर का अधिकारी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा तहसीलदार के नीचे क्या होता है, तहसीलदार के जो नीचे होता है उसे कहा जाता है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के नीचे जो होता है उसे कहा जाता है राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक को ही कानूनगो कहा जाता है। ठीक है, लेखपाल से जब आपका प्रमोशन होगा तो आप कानूनगो ही बनेंगे। पहले क्या होता है, तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, पहला तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी तहसीलदार होता है, उसके नीचे नायब तहसीलदार होते हैं, उसके नीचे जो है कानूनगो होते हैं जिसे राजस्व निरीक्षक कहा जाता है, उसके नीचे सबसे नीचे क्या होते हैं, लेखपाल होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं भूलेख निरीक्षक। भूलेख निरीक्षक को कानूनगो कहा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। लेखपाल से ऊपर वाला जो पद होता है उसे कानूनगो कहा जाता है। आपका प्रमोशन जो पहला प्रमोशन 4-6 साल में होगा वो कानूनगो के पद पर ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये अमीन क्या होता है, एक परीक्षा हुई थी, हमें आज भी पता है, UPSSC ने एक परीक्षा करवाई थी 2015 में, उसमें जो है उत्तर प्रदेश अमीन के नाम से वो वैकेंसी निकली थी। तो मित्रों आप क्या जानने का कोशिश किए कि अमीन होता क्या है। मित्रों अमीन जो है भू राजस्व को एकत्रित करता है, जो भू राजस्व को एकत्रित करता है उसे जो है अमीन कहा जाता है। अर्थात आपके जितने कर होते हैं, भू राजस्व के कर जो होते हैं उसे जो संग्रहित करता है उसे अमीन कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे मैंने शब्द लिखा है वो तहसील दिवस मैंने लिखा है। मित्रों तहसील दिवस क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक लेखपाल बनने जा रहे हैं। तो लेखपाल जो है तहसील दिवस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक महीने के प्रथम और तीसरे मंगलवार को, प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को
तहसील पर, जैसे हमारा जो तहसील है, हमारे तहसील में जो है प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील के जो नायब तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते हैं और भू राजस्व से संबंधित जितने बड़े अधिकारी होते हैं वे वहां पर उपस्थित होते हैं। जनता के द्वारा जो शिकायतें होती हैं वहां पे बड़े अधिकारियों के बीच सुनी जाती है। माना जाता है कि तहसील दिवस पर छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, विवाद होते हैं, उसे जो है सुलझाया जाता है। इसी वजह से हर एक महीने के प्रत्येक महीने के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का कार्य कराया जाता है और यहां पर समस्त बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं और छोटी मोटी विवादों को यहीं पर हल कर लिया जाता है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा तहसील दिवस कब होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें नोट किया है जिसे आपको जानना आवश्यक है। देखिएगा, मैंने ये जो चीज़ें नोट किया है इसे आपको किस तरीके से पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप उसी हद में नोट करिएगा कि कैसे होता है, ठीक है। जमाबंदी के बाद मैंने कुछ नीचे पॉइंट नोट किया है, उसे आपको लिखना जरूरी है। लेखपाल, लेखपाल का उल्लेख जो है उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश का एक भू राजस्व अधिनियम है, उसमें जो है लेखपाल का उल्लेख किया गया है और यह जो है 1901 अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश का भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में वर्णित है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेखपाल का उल्लेख किसमें है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेखपाल का उल्लेख किसमें है, तो लेखपाल का उल्लेख जो है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में वर्णित है, ठीक है। अब आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में एक लेखपाल सेवा नियमावली आई थी, जो नवीनतम लेखपाल सेवा नियमावली है उत्तर प्रदेश में लेखपाल किस तरीके से काम करेंगे वह कब आई थी, तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब आई थी, तो उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में आई थी, ठीक है। और एक चीज मैंने एक पॉइंट और लिखा है कि लेखपाल के कार्यों का विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में होता है, ठीक है। अब इसे जो है ऐसे ही याद करिएगा कि लेखपाल जो भी कार्य अपना करेगा उस कार्य को कहां पे विवरण, कहां पर जो है उसे लिखेगा, उस जो कार्य को लिखेगा उसे कहा जाता है लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितने भी चीजें लेखपाल के बारे में थी एक ओवरव्यू मैंने आपको देने का प्रयास किया है कि ग्रामीण विकास को इसी तरीके से। और कुछ बातें लेखपाल के लिए आप जान लीजिए, मैं ओरली आपको बता देता हूं। लेखपाल जो होते हैं, लेखपाल जो है हर एक वर्ष में अपने जो उनके हलके के गांव होते हैं उसमें जाकर के फसलों का निरीक्षण करते हैं। उस निरीक्षण को पड़ताल कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा पड़ताल शब्द क्या होता है, पड़ताल का मतलब होता है भैया जांच करना, ठीक है, निरीक्षण करना। लेखपाल क्या होता है, लेखपाल हर वर्ष प्रत्येक वर्ष अपने हलके के जितने गांव होते हैं उसमें जाकर के निरीक्षण करता है, जिसे पड़ताल कहा जाता है। वह एक वर्ष में एक बार पड़ताल नहीं करता है, लेखपाल एक वर्ष में अपने हलके में 3 बार पड़ताल करता है। अब 3 बार कब करता है, एक बार जब रबी की फसल काटी जाती है, एक बार जब खरीफ की फसल काटी जाती है, एक बार जब जायद की फसल काटी जाती है, तब जाकर के लेखपाल वहां पे पड़ताल करता है कि किसकी फसल कितनी हुई है। एक फसली वर्ष की बात होती है, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, फसली वर्ष, फसली वर्ष मतलब कि जिस तरीके से आप वित्त वर्ष को जानते हैं कि वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, इसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक के वर्ष को जो है वित्त वर्ष के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो किसानों का फसली वर्ष होता है मित्रों, वह जो है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है। इस चीज को आसानी से ध्यान रखिएगा और बहुत बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में। पहली बार फसली वर्ष कब से कब तक होता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। और हम आपको आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखिएगा जिसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर मिश्रित खेती किसे कहते हैं, जो हम मिश्रित खेती किसे कहते हैं उन्होंने हमसे पूछा, तो मैंने उन्हें बताया था, तो आप लोग भी जान लीजिए मिश्रित खेती किसे कहते हैं। उनका कहना था कि गन्ने के खेत में प्याज लगा देना मिश्रित खेती होती है। नहीं, आप जो दिमाग अपना लगा रहे हैं वो गलत दिमाग लगा रहे हैं। जो मिश्रित खेती होती है मित्रों, मिश्रित खेती कहा जाता है कि आप पशुपालन और कृषि उद्योग दोनों साथ साथ करें, वही आपकी मिश्रित खेती होती है, ठीक है। जिस तरीके से आपके पास 1-2 बीघा खेते हैं, 1-2 बीघा खेत में आप 2-3 गाय भैंसों का पशुपालन करते हैं, गाय भैंस पालते हैं, कोई भी पशु पालते हैं, तो उसे ही मिश्रित खेती कहा जाता है, ठीक है। तो मिश्रित खेती में क्या क्या होता है, कृषि उद्योग के साथ साथ पशुपालन भी आप करेंगे, वही मिश्रित खेती होती है। इसमें यह नहीं है कि 2 फसलों को एक साथ लगा दीजिए उसे मिश्रित खेती कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जो शुरुआत था, मैंने शुरुआत आपको देने का प्रयास किया है। यह वीडियो आपको कैसे लगती है मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों का कमेंट मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा यार। लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपके लिए अच्छे से काम करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे अच्छे से पूरे ग्रामीण परिवेश को मैं समेटने का प्रयास करूंगा 25 से 30 क्लास में, 20-25 क्लास में पूरे ग्रामीण परिवेश को मैं समेट दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत